Greetings everyone, Ankit this side and I welcome you all to the channel. फाइनेंस की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू प्लान इज चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। अब इसके कई सारे कारण भी हैं। पहला, जब बच्चा पैदा होता है तब आप उस बच्चे के बारे में क्या ही जानते हैं, बस इतना कि 17 साल बाद इसको कॉलेज जाना है। और दूसरा कि आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। इसके अलावा क्या जानते हैं, क्या आप उस बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि किस फील्ड के अंदर उसको इंटरेस्ट होगा, कौन से कॉलेज में जाना पसंद करेगा, वो इंडिया में पढ़ना चाहेगा, इंडिया के बाहर पढ़ना चाहेगा, उसका जो इंटेलेक्ट है ना वो क्या होगा, वो क्रिएटिव होगा, प्रैक्टिकल होगा, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, ओपन माइंडेड होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता होता। डॉक्टर रसल्स बार्कले एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है एंड लीडिंग एक्सपर्ट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। उन्होंने एक नोशन पॉपुलराइज किया दैट योर चाइल्ड इज बोर्न विद मोर देन 400 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दैट विल इमर्ज एज दे मैच्योर and you have nothing to do with it. What we have learned in the last 20 years of research in neuroimaging, behavior genetics, developmental psychology, neuropsychology can be boiled down to this phrase. Your child is born with more than 400 psychological traits that will emerge as they mature, and they have nothing to do with you. So the idea that you are going to engineer personalities and IQ and academic achievement skills and all these other things just isn't true. Your child is not a blank slate on which you get to write. सीधे शब्दों में डॉक्टर रसल्स ने ये कहा कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप अपने बच्चे का भविष्य पूरी तरह से गढ़ सकते हैं तो ये सोच बिल्कुल गलत है। नेचर ने पहले से ही उसके लिए बहुत कुछ तय करके रख दिया है, फर्क बस इतना है कि अभी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी क्षमताएं, उसकी रुचियां, उसकी दबाव झेलने की कैपेसिटी, उसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो धीरे 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 करके आपके सामने आती जाएंगी। सो योर चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट ऑन विच यू गेट टू राइट ऑन। स्टीफन पिंकर की बुक है द ब्लैंक स्लेट के नाम से, उसमें भी इसी चीज के ऊपर डिस्कस किया गया है, आप एक बार उसको जरूर पढ़ सकते हैं। जब मैंने इस विषय में और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि तकरीबन 4500 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो कि 40% जेनेटिक्स और 60% इन्वायरमेंटल उसके अंदर डिवाइडेड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर रसल्स की जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर उसको जरूर देखें और जो ऑल पोर्ट के ट्रेट्स हैं उनको भी जान ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो मददगार लग रहा है या कुछ नई वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर सब्सक्राइब हमारे को एक मोटिवेशन देता है कि और भी बेहतर रिसर्च और डिटेल्ड कंटेंट हम प्रॉब्लम्स के ऊपर लेकर आ सकें। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स सो मच इन एडवांस एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। दूसरा कारण है चाइल्ड एजुकेशन ना तो ये शॉर्ट टर्म प्लान है और ना ही ये पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान है। ये 5 से 7 साल में निपटने वाली चीज नहीं है जहां पे अगर कुछ गैप हुआ भी तो उसको मैं लोन से कवर कर लूंगा, और ना ही ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म फोकस्ड है जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग होगी जहां पे आपके पास 25-30 साल का टाइम होता है जिसकी वजह से कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट आता है उसको आप पूरी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। आमतौर पर जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स होते हैं उनकी जो औसत अवधि होती है वो आपको तकरीबन 15 साल के आसपास देखने को मिलेगी। अब इसका क्या इफेक्ट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इसके बारे में जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं तीसरे कारण के ऊपर। तीसरा कारण है दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। याद कीजिए वो दौर जब कंप्यूटर नहीं थे और सब कुछ मैनुअल हुआ करता था, और फिर आ गए कंप्यूटर का और इंटरनेट का जमाना। जो स्किल्स थी और जो टॉप पेइंग जॉब्स थी वो रातों रात बदल गई। 2025 तक आते आते ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरीके से तस्वीर बदल चुका है। आप खुद सोचिए आखिरी बार आप बैंक चेक को कैश करवाने के लिए कब गए थे? 10 से 15 साल पहले की जो लाइफस्टाइल थी, जो आज की लाइफस्टाइल है, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ठीक उसी तरह आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं, हम इंटरनेट की एज के अंदर जी रहे हैं। तो यहां से 15-17 साल बाद कौन सी स्किल, कौन सी जॉब ज्यादा वैल्यूएबल होगी, हाई पेइंग होगी, इसको प्रिडिक्ट कर पाना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चौथा कारण है इनकम। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज आपको कम मिलेगी। ज्यादातर लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती। अधिकांश जो पैसा होता है वो बेसिक खर्चे और सर्वाइवल पे ही चला जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा बचता है। परिस्थिति और भी बदतर हो जाती है जब आप कंसिडर करें उन लोगों को जिनकी जिंदगी ईएमआई पे चल रही है या फिर क्रेडिट कार्ड के लूप में फंसे हुए। उनके लिए जो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन सभी कारणों से जो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग वो बेहद कठिन होती है। लेकिन अफसोस इस टॉपिक पर बनी ज्यादातर वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूले पर ही कॉन्सेंट्रेट करती है।
भविष्य के खर्चा निकालो यानी फ्यूचर वैल्यू निकालो, महंगाई को जोड़कर उसको कन्वर्ट कर दो एसआईपी के अंदर और लो जी आपका प्लान बन गया। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उदाहरण के लिए अगर आप 15 साल का निवेश करते हैं तो क्या पूरे 15 साल सिर्फ इक्विटी में ही रहेंगे? नहीं। हमने पिछली वीडियो में यही तो डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योरिटी के नजदीक पहुंचेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आप इक्विटी से हटकर डेट और गोल्ड की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। यानी एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है, कोई भी व्यक्ति फ्री फंड में आपका पैसा मैनेज नहीं करेगा। इसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी जब हम रियल लाइफ सिनेरियो को जोड़ते हैं इसमें, तो ये जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वैसे तो ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर दूं, आपको एक सॉलिड बेस बना के दे दूं जहां से आप अपनी खुद की रिसर्च आगे कर सके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति के अंदर हैं। मैं इस वीडियो में उन चीजों के ऊपर बात करूंगा जिनकी एक्चुअल में आपको फिक्र करने की जरूरत है, और कोई बात नहीं करता उन चीजों के बारे में। मैं उन बातों के ऊपर भी डिस्कस करूंगा जिनकी चिंता करना ही बेकार है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूंगा, थोड़ी सी स्कीम्स वगैरह के ऊपर बात करूंगा। तो एक ओवरऑल कंक्लूसिव वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक्सपर्ट की मदद बिल्कुल ना लें, लेकिन एक्सपर्ट की मदद लेने से पहले कम से कम आप अपना होमवर्क तो पूरा कीजिए। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब आप अपने नवजात बच्चे को पहली बार गोद में लेते हैं तो यकीन मानिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। एकदम से आपके अंदर का जो पेरेंटल इंस्टिंक्ट है वो बाहर आ जाता है और देखते ही देखते वो नन्हा सा बच्चा आपकी दुनिया का केंद्र बिंदु बन जाता है। उस पल आपके मन में यही ख्याल आता है कि देखिए जो अपॉर्चुनिटीज मेरे को नहीं मिली, जो फैसिलिटीज मेरे को नहीं मिली, वो सारी की सारी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज मैं इस बच्चे को दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी हैसियत से बाहर जाके भी बलिदान दूंगा। आप ये सोचते हो कि मेरे बच्चों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए, ये हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें और एक दिन मेरे से भी ज्यादा सफल हो जाएं। ये सारी भावनाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं। बच्चे तो समूचे घर के लाडले होते हैं, हर कोई उनको प्यार करता है, उनके लिए सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और होना भी यही चाहिए। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब आप इस इमोशनल ड्राइव में बहकर सब कुछ नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा करते हुए आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि बच्चों की सफलता का एक बड़ा हिस्सा माता पिता की आर्थिक संपन्नता के ऊपर भी निर्भर करता है। और यही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, प्राथमिकता किसको दी जाए, बच्चों की पढ़ाई को या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को? अगर आप मेरी सलाह माने तो हर परिस्थिति में जो पहली प्राथमिकता है वो हमेशा आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को ही जाएगी। पहले रिटायरमेंट प्लानिंग को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अब स्वाभाविक है आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर फोकस करता रहा और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जुटा, उस परिस्थिति में जो ना क्या होगा? ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन जरा ये सोचिए आपके बच्चे के पास अपनी पढ़ाई को पूरे करने के लिए और भी कई सारे विकल्प हैं। एजुकेशन लोन वो ले सकता है, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स उसके पास अवेलेबल हैं, इसके अलावा जरूरत पड़ी तो जॉब भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई वन गो के अंदर ही पूरी की। विदेशों में तो आप रोज देखते ही हैं बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अब काम भी करते हैं, और जब उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाता है तो काम बीच में छोड़कर वो अपनी हायर एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब आप 60 साल के पास होंगे तब आपके पास कितने विकल्प होंगे? क्या कोई कंपनी आपको नौकरी देगी? क्या कोई बैंक आपको लोन देगा? जवाब है नहीं। अगर आपने अपनी रिटायरमेंट की तैयारी नहीं की तो उस उम्र में जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगी। आप तो रगड़े जाएंगे ही, साथ ही साथ आपकी पत्नी को भी उस मुश्किल समय से निकलना पड़ेगा। और याद रखिए कि जरूरी नहीं कि एजुकेशन पूरे करते ही जॉब लग जाए। ऐसे कई सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है। उस टाइम पे आप कहां से जो ना पैसा लेकर आएंगे घर के खर्चों के लिए? तो इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि बच्चे के पास हमेशा विकल्प रहेंगे, लेकिन 60 साल के बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, आपके पास कोई सेकंड इनिंग्स नहीं होंगी। इसलिए रिटायरमेंट हमेशा बच्चों की एजुकेशन से ऊपर प्रायोरिटी लेनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे समाज में बहुत सारे माता पिता आज भी ये मानते हैं
कि अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा हो तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल और अच्छे से अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा, फिर तो बच्चा ऑटोमेटिकली ही सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच नहीं है। वक्त बदल चुका है। सिर्फ महंगा स्कूल में पढ़ने से ही सफलता की गारंटी नहीं मिलती है, क्योंकि असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बच्चे की जो रुचि है, दिलचस्पी है, वो किस चीज़ के अंदर है। पहले माता पिता ये सोचते थे कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन अब वह ज़माना भी जा चुका है। आज तो हर क्षेत्र के अंदर एक से बढ़कर एक करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो कला हो, नृत्य हो, संगीत हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, सोशल मीडिया हो, व्लॉगिंग हो, या फिर आपका जो है ना स्टार्टअप्स है इंडिया के अंदर बहुत सारे। हर जगह लोगों ने अपना नाम और बहुत सारा पैसा कमाया है। एक माता पिता के तौर पर आपकी असली जिम्मेदारी ये है कि ये समझें कि आपका बच्चे की किस चीज़ में रुचि है और उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, उसको वो दिशा प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको होन कर सके, उसको निखार सके। बच्चे को ज़बरदस्ती किसी भी कोर्स के अंदर यूं ही धक्का मत दे दीजिए, क्योंकि आज की हकीकत ये है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए डिग्री से ज़्यादा आपको स्किल्स की आवश्यकता है। जब स्किल्स की बात चल ही रही है तो मैं आपका ध्यान कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के ऊपर लेकर आना चाहता हूं। 2024 में एक बड़ा सर्वे हुआ। 20,000 कैंडिडेट्स, 350 कॉलेजेस और 200 कॉर्पोरेट्स इसके अंदर शामिल थे। सर्वे का उद्देश्य बस इतना सा था कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के करियर के लिए तैयार है या नहीं। 70% यूनिवर्सिटीज़ ये मानती हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, लेकिन सिर्फ 16% कंपनियां ही इस बात से सहमत करती हैं। इतना ही नहीं, 70% स्टूडेंट्स खुद ये मानते हैं कि जॉब लैंड करने के लिए एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो लैक करते हैं। 67% स्टूडेंट्स अगले दशक के अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना रखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% कंपनीज हैं जो ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को पसंद करती हैं। आधे से ज़्यादा कंपनियां ये चाहती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी वो पहले से ही हो। 78% एम्प्लॉयर्स का कहना है कि फ्रेश इंजीनियर्स वर्क प्लेस के हिसाब से बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन 76% स्टूडेंट्स मानते हैं कि वो तैयार है। यानी रियलिटी और परसेप्शन के बीच में गहरी खाई है। अब जरा इस आंकड़े को भी जरा देख लीजिए। एक दूसरे आर्टिकल के अनुसार सिर्फ 42.6% भारतीय ग्रेजुएट ही जॉब के लायक हैं, और याद रखिए ये आंकड़ा 2023 के मुकाबले गिरा है, जो कि पहले 44.3% था। तो कसूरवार कौन है? ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स की तो कमी है, इस बात से तो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। डेटा हो गया, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं आज की डेट के अंदर। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक जो मेजर पॉइंट निकल कर आया वो ये कि सॉफ्ट स्किल्स भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सॉफ्ट स्किल्स हो गई, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी क्रिएटिविटी हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉयज़ इनको भी तलाश रहे हैं। चलिए नज़र डालते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब डेटा रिपोर्ट 2025 पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक किसी भी एम्प्लॉय की 39% जो स्किल सेट्स है वो टोटली ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। किसी भी एम्प्लॉय का लगभग 39% जो स्किल्स हैं वो या तो उसको बदलनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी, और इसके कारण वो जॉब मार्केट से भी बाहर हो जाएगा। यानी जो स्किल्स आज आपके लिए ब्रेड एंड बटर है, कल वही स्किल्स आपको मार्केट से बाहर कर देंगी। ये आंकड़ा बताता है कि जॉब मार्केट की डिमांड एंड रिक्वायरमेंट कितनी तेजी से बदल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार एम्प्लॉयर्स आज सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग हो, साथ ही रेजिलियंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, एजिलिटी हो, वो लीडरशिप क्वालिटी शो करे, दूसरों पे उसका पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस पड़े। यह बात साफ दिखाता है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही काफ़ी नहीं है, जितना अहम एआई, डेटा और साइबर सिक्योरिटी है उतना ही महत्वपूर्ण है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कंपनियां चाहती है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ काम में माहिर ना हो बल्कि खुद को आत्मविश्वास से रिप्रेजेंट भी कर पाए, लोगों को साथ लेके भी चले, लीडरशिप भी दिखाए और अपनी कंपनी और अपने काम दोनों के प्रति एक जिम्मेदार एम्प्लॉय बन के निकले।
अब जरा एक और दिलचस्प बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 5 सालों के अंदर दुनिया भर में औसतन 39% जो स्किल सेट्स है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा 38% है, यानी हम भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। तो कौन कौन सी स्किल सेट्स ज़्यादा ज़रूरी होगी आने वाले टाइम में इस रिपोर्ट के हिसाब से, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एनालिटिक थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, क्यूरियोसिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कस्टमर सर्विस, टैलेंट मैनेजमेंट। यानी कल का सुपर एम्प्लॉय इन सभी स्किल सेट से लेस होगा, जो एक तरफ टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल कर सके, एकेडमिक स्किल्स के ऊपर महारत हासिल कर सके और साथ ही साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी माहिर कर सके। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक जेनेरिक ओवरव्यू है। हर इंडस्ट्री की जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट वो थोड़ी थोड़ी अलग होती रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी अलग हो जाएगी, टेलीकॉम की थोड़ी अलग हो जाएगी, गवर्नमेंट सर्विसेज की अलग हो जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है, जो खुद को बदलता रहेगा वही टिकेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वही रूल चलेगा। तो बचपन से ही बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए जहां पे वो इन चीज़ों के ऊपर, इन स्किल्स के ऊपर महारत हासिल कर सके। इस रिपोर्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार इस रिपोर्ट को ध्यान से पूरी तरीके से पढ़ें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूँ। ये सन 2020 में की गई थी और यहाँ पे जानने की कोशिश की थी कि किसी भी देश के अंदर टॉप 1% अर्नर बनने के लिए, उस लिस्ट के अंदर आने के लिए आपको कितना पैसा कमाना होगा हर साल। तो ये जो लिस्ट है इसके अंदर टॉप किया था यूएई ने, जहाँ पे 9,22,000 रुपए साल के आपको कमाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू बी इन टॉप 1% ऑफ द अर्नर्स। उसके बाद आता है सिंगापुर, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स और ऐसे ही लिस्ट के अंदर काफ़ी नीचे आता है इंडिया, जहां हर साल लगभग आपको $77,000 कमाने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बी इन टॉप 1% अर्नर्स ऑफ दिस कंट्री, यानी 60-65 लाख रुपए के हिसाब से। ये सन 2020 की रिपोर्ट है। अगर आपको टॉप 5% के अंदर आना है तो लगभग आपको 20 से 50 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे साल के। यानी या तो आप अपर मिडिल क्लास के अंदर आइए या फिर आप रिच एंड एफ्लुएंट क्लास के अंदर आइए इफ यू वांट टू बी इन टॉप 5% क्लास। कई एस्टिमेट्स के हिसाब से जो अपर मिडिल क्लास है उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो तकरीबन 20 लाख रुपए सालाना से शुरू होती है, वहीं जो रिच और एफ्लुएंट क्लास है उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो तकरीबन 30 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके उल्टा एक आम नागरिक इंडिया के अंदर महीने के मात्र 25 से 30 हजार रुपए ही कमा पाता है। इस 25-30 हजार रुपए के अंदर ही उसको अपना पूरा घर मैनेज करना होता है, चलाना होता है। जरा सोचिए, यहाँ पर जो आपका वो फेमस फॉर्मूला है 50-30-20, क्या वो एप्लीकेबल हो पाएगा? क्योंकि अधिकांश केसेस के अंदर ये पाया गया है कि 25-30 हजार कमाने वाले लोगों का 70% पैसा तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़रूरतों के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद परिवार की, बच्चों की कुछ इच्छाएं होती है जो आपको पूरी करनी होती है, इमरजेंसी फंड को बनाए रखना है। और ये चीज़ मत भूलिए कि हर साल स्कूल की, कॉलेज की और ट्यूशन की फीस तो बढ़ेगी ही, वो तो नॉर्मल चीज़ हो गई आज। इकोनॉमिक टाइम्स के 2025 के आर्टिकल के अनुसार स्कूल फीस इन अर्बन इंडिया कैन कंज्यूम 40 to 50% ऑफ मिडिल क्लास इनकम, यानी इतने खर्चों के बाद कुछ पैसा बचता ही नहीं है जिसको आप निवेश कर सके। और ये मैं बात तब कर रहा हूं जब किसी तरह की ईएमआई नहीं चल रही, किसी तरह का लोन नहीं चल रहा है, किसी तरह का क्रेडिट कार्ड का आपका नहीं बंधा हुआ है। इसके चलते अधिकांश लोग अपने आप को एक चक्की में लगातार पिसता हुआ पाते हैं। एक और जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, दूसरी तरफ पेरेंटल इंस्टिंक्ट है, मुझे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा करके देना है, और तीसरी तरफ है समाज, यानी सरल शब्दों में कहूं तो पीयर प्रेशर। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां सारे बच्चे अगर अच्छे और महंगे स्कूल में जाएं और मेरा बच्चा ओके स्कूल में भी जाए तो ये मेरी नाक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे अपने कॉलोनी वालों के स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेगा, चाहे फिर मेरी हैसियत हो या ना हो। ये जो तीन तरफ से मार पड़ती है ना माता पिता को, इसके चलते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनकी भी मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। कितनी बार हमने सुना है कि माता पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्सनल लोन ले लिया, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, उससे पैसा उठाया, खेत बेच दिए, माँ ने अपने सोने के कंगन गहने वो बेच दिए, पुरखों की जमीन बेच दी ताकि बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सके, उसकी पढ़ाई के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। बच्चा अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं तो माँ बाप पहले अपने आप को कोसते हैं और उसके बाद उस बच्चे को कोसते हैं।
माँ बाप की जो फ्रस्ट्रेशन इतने सालों से इकट्ठा हो रही थी वो ही अल्टीमेटली उस बच्चे के ऊपर प्रेशर डालती है, और इसका अंजाम क्या होता है वो हम सब ने देखा है, बच्चे किस तरह के कदम उठाते हैं इस तरीके की सिचुएशंस के अंदर। लेकिन सवाल तो ये है, आप तो उस अपने बच्चे का अच्छा करने चले थे, ये अच्छा करते करते आप उसी का जो है ना बुरा करने लग गए। ये उल्टा असर हुआ कैसे? अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी बच्चे माँ बाप को आकर बोल जाते हैं कि जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी मेरे को पढ़ाने की, लिखाने की, मेरे खर्चे उठाने की, तुमने मुझे पैदा क्यों किया। तब बड़ा मजा आता है माँ बाप को ये चीज़ सुनते हुए भी। कभी कभी बच्चे नालायक भी निकल जाते हैं और बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को बेसहारा छोड़ के चले जाते हैं। आपने अपने बच्चे के लिए अपना भूत, अपना वर्तमान, अपना भविष्य जला दिया, और वही बच्चा आज आपको ठोकर मार के निकल गया। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये मन गणत नहीं है, दिस इज मोर रियल देन यू रियलाइज। अब सवाल उठता है कि ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है। सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। दूसरा, माता पिता, बच्चे और समाज तीनों को मिलकर एक साथ आकर बैठकर बात करनी पड़ेगी, तभी इन चीज़ों को रोका जा सकता है, तभी ये जो चेन है इसको तोड़ा जा सकेगा। सबसे पहली चीज़, गुड एजुकेशन वैल्यूएबल है, लेकिन जो एक्चुअल सक्सेस है वो स्किल्स के ऊपर और पेरेंट्स के सपोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लग रहा है कि जो स्कूल की फीस है वो आपके फाइनेंसिस को क्रश कर रही है, तो ये चीज़ याद रखिए, योर चाइल्ड नीड्स योर सपोर्ट एंड योर प्रेजेंस, नॉट जस्ट एन एक्सपेंसिव स्कूलिंग। तो किसी भी तरह का कोई भी लोन लेने से पहले 100 बार सोचें। तीसरी चीज़, आप जितना अर्ली प्लान करेंगे इस चीज़ को, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी। जॉब पे लगते ही अगर आप इस चीज़ को प्लान करना चालू कर दें, या फिर शादी होते ही अगर आप इस चीज़ को प्लान करना चालू कर दें, तो आपके पास एक लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होगा जिसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चौथी चीज़, बच्चों को बचपन से ही पैसे की कीमत समझाइए, ताकि जब तक वो कमाने की उम्र में आए तो उनके पास एक अच्छी खासी बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो। पांचवी चीज़, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों की एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन आप अपना भविष्य खुद मत जला दीजिए। दोनों चीज़ों का बैलेंस रख के आप चलेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल रहेगी आपकी जर्नी। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि जो चाइल्ड एजुकेशन है वो ना तो शॉर्ट टर्म गोल है और ना ही ये बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म गोल है, ये समवेयर इन बिटवीन पड़ता है। शॉर्ट टर्म गोल यानी 5 से 7 साल, अगर कोई गैप रह भी गया तो भी लोन या EMI के थ्रू वो मैनेज किया जा सकता है। वहीं रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके पास तकरीबन 20-25 साल का समय होता है, और वहीं आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखने को मिलता है। लेकिन चाइल्ड एजुकेशन यह बीच में फंसा होता है, लगभग 15 साल की औसत अवधि मिलेगी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स अगर आप चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स को देखें तो। इसलिए इसमें मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन जो कंपाउंडिंग का पूरा फल है वो आपको नहीं मिलता। कंपाउंडिंग का एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपका लक्ष्य 20 सालों में 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस खड़ा करना है। आप अगर महीने की 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो 12% CAGR 20 सालों में आप आराम से 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो 1 करोड़ है वो एक झटके में तो बनेगा नहीं। पहले 7 साल में आप 8,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी वैल्यू लगभग 13 लाख रुपए के आसपास होगी। यानी जो आपका ओरिजिनल टारगेट है उसका सिर्फ 13% आप पहले 7 सालों में अचीव कर पाएंगे। दूसरे 7 सालों में यानी 14 साल जब पूरे हो जाएंगे तो तब आपका जो कॉर्पस की वैल्यू होगी 43 लाख होगी। 15 साल के अंदर यही वैल्यू बढ़ के 50 लाख रुपए तक हो जाएगी। यानी 18 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और आपकी जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी 50 लाख रुपए। यानी जो आपका टारगेट है 1 करोड़ का, उसमें 15 सालों में आप 50% ऑफ द वे पहुंच चुके हैं। अब ट्विस्ट देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5% एक्स्ट्रा होल्ड कर लें तो ये कॉर्पस सीधा 50 लाख से 1 करोड़ तक चले जाएगा। यानी 15 साल की मेहनत एक तरफ और 5 साल की मेहनत एक तरफ। यही कंपाउंडिंग का असली खेल है। अगर मैं रेशोज के ऊपर बात करूं इन्वेस्टमेंट इज टू प्रॉफिट की, तो 15 सालों में जो आपका ये रेशो निकल कर आता है वो 36:64 का आता है। यानी 36% आपने इन्वेस्ट किया और 64% आपका प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ द टोटल वैल्यू। 20 सालों में यही रेशो बदल कर 24:76 हो जाता है। यानी जितना समय बढ़ेगा उतना कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करेगा। यही वजह है कि जब भी प्रायोरिटीज की बात आती है तो रिटायरमेंट प्लानिंग को हमेशा पहले रखा जाता है, क्योंकि 15 साल पर रुकें तो सिर्फ 50 लाख रुपए हाथ में आएगा, लेकिन अगर 5 साल और होल्ड करें तो कॉर्पस डबल होकर 1 करोड़ हो जाएगा।
50 लाख का ये डिफरेंस इतना छोटा नहीं है कि जिसको जो है अंडर द कारपेट में कर सकूं। इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड इट शुड बी कंसिडर्ड इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये वही पैसा है जो आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो कि हमें चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के अंदर हेल्प करेंगी। इसमें मैंने जो स्कीम्स हैं उनको 3 डिफरेंट लेयर्स के अंदर बांटा है। जो पहली लेयर है वो है हमारी सेफ्टी लेयर, जहां पे हम बच्चों के मैक्सिमम एजुकेशन और मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी दूसरी लेयर होगी ग्रोथ लेयर, जिसमें हम लाइफस्टाइल और गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारी जो तीसरी लेयर है वो है प्रोटेक्शन लेयर, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। पहली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी अगर किसी के घर लड़की है तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट ही कैन डू इज एक्चुअली इन द सुकन्या समृद्धि योजना, जहां आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 21 सालों के अंदर लगभग 81 लाख रुपीस का कॉर्पस आप खड़ा कर सकते हैं। इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि एक तो ये हाई रिटर्न है जो कि गवर्नमेंट गारंटी करके दे रही है 8% पर एनम के ऊपर, और इतना रिटर्न आपको किसी और स्कीम में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। मैच्योरिटी के ऊपर जो भी आपका जो है पैसा बनता है उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा, आप इसके अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला तो रिस्ट्रिक्शन तो ये कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक की बच्चियों के लिए खोला जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरा, 6 साल तक जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो लॉक इन पीरियड के अंदर रहेगा। उसके बाद ही इस अकाउंट की, इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है और तभी आपको पैसा मिलता है। तो जितना लेट आप इसके अंदर अकाउंट चालू करेंगे उतना ही लेट आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके मैच्योरिटी अमाउंट के लिए। उदाहरण के लिए, अगर 10 साल की उम्र में आपने अपनी बेटी का अकाउंट इसके अंदर खुलवाया तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपको अगले 15 साल तक इसके अंदर निवेश करना होगा। दिस इज कंपलसरी, यानी 25 साल की उम्र तक आपको अपनी बेटी का इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद 6 सालों के लिए ये जो पैसा है ये लॉक इन पीरियड के अंदर चला जाएगा। इसके बाद जब आपकी बेटी 31 ईयर्स की हो जाएगी तब उसके हाथ में ये मैच्योरिटी अमाउंट आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, जितनी लेट आप इसको चालू करेंगे उतना ही लेट आपको अमाउंट इसका मिलेगा। इसमें यहाँ पे आपको एक रिलैक्सेशन दे रखी है। 18 साल की उम्र के बाद अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तब इस अकाउंट के अंदर से आप पैसा निकाल सकते हैं, इसको प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई बेटा है तो उसके लिए कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट रहेगी? तो जवाब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, वह भी 7.1% के रेट से। अगेन आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शंस भी मिलेंगी और मैच्योरिटी अमाउंट भी आपकी टैक्स फ्री ही होगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट की बैकिंग भी है, तो इसके अंदर रिस्क ऑलमोस्ट निल है। इसके अंदर भी कम से कम आपको 15 साल तक का लॉक इन तो रखना पड़ेगा, लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज के लिए 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल इसके अंदर से कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि हर क्वार्टर के अंदर जो सरकार है, जो इसका इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ का, वो रिवाइज करती रहती है, कभी बढ़ाती है कभी कम करती है, लेकिन औसतन मैंने बताया ये 7.1 के आसपास का रहता है। पीपीएफ को आप इस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना से इसमें थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है, बट योर यूजुअल एफडी से हमेशा आपको ज्यादा ही रिटर्न इसके अंदर देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस आप सीनियर सिटीजन हैं, तो इन दैट केस वो एक अलग चीज हो गई। ये दोनों ही जो स्कीम्स है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये बेशक से देखने के लिए बोरिंग लगती हैं, लेकिन आपके एजुकेशन गोल्स, आपके मैरिज गोल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है आपके बच्चे के लिए, जिसको सरकार भी इनकरेज करती है। सेफ्टी लेयर के बाद आती है ग्रोथ लेयर, जिसके अंदर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब यूं तो जितनी भी म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, कंपनीज हैं, सारी की सारी अच्छी हैं, सारी की सारी स्कीम्स अच्छी हैं, आप जिसमें चाहे निवेश कर सकते हैं। बस मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का जो प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल भी ना भूलें, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। हमने पिछली वीडियो के अंदर इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था और इनकी इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश की थी और कितना बड़ा डिफरेंस ये बना सकता है आपके आउटकम के अंदर, इसको हमने देखा था। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन जैम पैक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपको काफी हेल्प मिलेगी इसके अंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी स्कीम जो कि बच्चों को मार्केट करके की गई हो
उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बचे। अब ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि वो कंपनी खराब है या वो कंपनी गलत है, वो स्कीम गलत है। बात यह है कि जो इन्वायरमेंट है, जो सिनेरियो, वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है आज का कि कुछ हद तक जो स्कीम्स हैं वो इररेलेवेंट हो जाती हैं। जहाँ तक बात रही आपके मन की कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट बता दूँ, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम बता दूँ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपका टारगेट पूरा हो जाए, तो इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। बिना आपकी पोजीशन को जाने, विदाउट नोइंग योर रिस्क प्रोफाइल, विदाउट नोइंग योर फाइनेंसेस, ऐसे कोई भी स्कीम्स को जो है ना सजेस्ट करना गलत होगा। सबसे बेहतरीन यही है कि आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करें और उनको अपनी सारी की सारी परिस्थिति बताएं और उनके साथ वर्क करें टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। हालांकि मैं आपको पूरा जो है ना खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जो स्कीम्स जनरली मानी जाती हैं गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड एजुकेशन, उनके ऊपर मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगली वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो रहेगी आपके आर्बिट्राज फंड्स के ऊपर। सो धीरे धीरे करके एक एक वीडियो एक एक स्कीम के ऊपर मैं बनाता रहूँगा और फिर यू डिसाइड कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आई लीव दैट। हमारी जो तीसरी लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो है प्रोटेक्शन लेयर। मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस लिस्ट के अंदर जो इंश्योरेंस है ना उसको हमेशा सबसे नीचे रखते हैं और मेजॉरिटी तो इग्नोर ही करके चलते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना है तो आप इंश्योरेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है लाइफ की, बहुत सारी कंटीजेंसीज हैं जिनके लिए आप प्लान नहीं कर सकते। वहां पर जो आपके इंश्योरेंसेज है दे टेक ओवर योर बर्डन्स। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि इंश्योरेंसेस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। जो सबसे पहली इंश्योरेंस है वो है आपका टर्म इंश्योरेंस, जो आपको लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेसिक एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जहां पे आपकी लाइफ को सिक्योर किया जाता है। इसको पाने के लिए आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, सैलरी स्लिप देनी होती है, थोड़ा सा जो है ना डॉक्यूमेंट्स और होते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। उसके अलावा आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। इफ़ यू आर फिट, कंपनी सारी तरीके से जो है ना आपकी जांच कर लेती है, आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दी जाती है। अक्सर सवाल ये उठता है कि इंश्योरेंस कितना लिया जाए। एडवर्टाइज तो किया जाता है कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक आपको मिल जाता है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस में कहता है कि 5 टाइम्स योर एनुअल इनकम इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हैं दैट इज गुड, लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल 5 टाइम्स देयर एनुअल इनकम इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, और हर 10 ईयर्स के बाद इसको आप रिव्यू कीजिए। दूसरी जो इंश्योरेंस आपको कंपलसरी चाहिए आज की डेट के अंदर, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, मेडिकल जो आपका इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 20% पर एनम। आपका जो सीपीआई इन्फ्लेशन दैट इज अराउंड 6%, आपका एजुकेशन का अराउंड 10%, लेकिन मेडिकल इज अराउंड 20% पर एनम। तो जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं डॉक्टरों के, जो दवाइयों के, जो हॉस्पिटल स्टेज के खर्चे हैं, वो दिन दुगने रात चौगने होते जा रहे हैं। ऐसे के अंदर अगर आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ गया तो आपके सालों की जो सेविंग्स है वो एक झटके के अंदर खत्म हो सकती है, और फिर आप कहाँ बचेंगे। तो इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके पास रिटेल पॉलिसी को लेने के लिए पैसे नहीं है, आपको लगता है कि रिटेल पॉलिसी आपको ज़्यादा महंगी पड़ रही है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर ग्रुप इंश्योरेंस एज वेल। वहाँ पे आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन नॉट हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। टर्म इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा कुछ एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं, उनकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर केस। उसके लिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से संपर्क करें एंड दे विल गाइड यू कि कब एंडाउमेंट प्लान की जरूरत पड़ती है, कब आपको टर्म प्लान की जरूरत पड़ती है। लेकिन टर्म प्लान, एंडाउमेंट प्लान हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो, इंश्योरेंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अपने आप को और अपनी फैमिली को हर तरीके से प्रोटेक्ट करके चलिए। तो ये जो 3 लेयर थी, इनकी जो इंपॉर्टेंस है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रोटेक्शन लेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ लेयर भी ज़रूरी है, और आपकी सेफ्टी लेयर भी ज़रूरी है। तभी जो आपका जो फाइनेंशियल प्लान है ये पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो इस वीडियो को मैं अब यहाँ पे एंड करता हूँ। टॉपिक अगेन बहुत बड़ा है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन सकती है बहुत डिटेल में, लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए टू
क्रिएट अ सॉलिड बेस जिससे कि आप खुद से अपनी फर्दर रिसर्च कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे बेहतर आपकी जो सिचुएशन है उसको कोई नहीं जानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो अगेन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, हेल्प अस ग्रो। इसके बाद भी अगर आपके मन के अंदर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में पूछने से बिल्कुल भी संकोच ना करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। जहाँ तक रही बात मेरी सर्विसेज की, अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स हो गया, चाहे इंश्योरेंस हो गया, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया है, उसको फिल कर दीजिए एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स अ रैप फ्रॉम माई साइड। टेक केयर।